स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन है। पहले मैं इसे थ्योरी की मदद से और फिर इसे डायग्राम की मदद से आपको बताऊंगी। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ज़िंदा जानदारों का डीएनए अपनी एक कॉपी तैयार करता है। जैसे कि हर सेल में हम जानते हैं कि एक डीएनए मौजूद होता है जो कि विरासती मादे के तौर पर एक्ट करता है। लेकिन जब ये डीएनए अपनी एक कॉपी तैयार करता है, एक डीएनए से इसके दो डीएनए बनते हैं, तो ये प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। चूँकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसलिए इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि सबसे पहले पेरेंटल डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड को खोला जाता है। नंबर 2, इसकी आरएनए प्राइमर तैयार होता है। नंबर 3, डीएनए चेन तैयार होती है, जो कि रेप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है। चौथे नंबर पे आरएनए प्राइमर की एक्सिजन होती है और इसे न्यूली रेप्लिकेटिव डीएनए मॉलिक्यूल से अलहदा कर दिया जाता है। एक्सिजन गैप्स फिल किए जाते हैं और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। 5वें स्टेप में हम इंजाइम्स का रोल डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन में इंजाइम्स का क्या रोल होता है। अब हम डीएनए के खुलने को देखते हैं कि डीएनए खुलता कैसे है। डीएनए की रेप्लिकेशन सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होती है जब पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल खुलता है और इसकी दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग हो जाती हैं। पेरेंट मॉलिक्यूल की दोनों स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए और इसे अलग करने के लिए रेप्लिकेशन के टाइम में 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये एंजाइम्स इस तरह से होते हैं। सबसे पहले गायरेज या हेलिकेज एंजाइम होता है जो रेप्लिकेटिंग डीएनए को अनवाइंड करता है, यानी इसमें जो कॉइल मौजूद होते हैं इन्हें सीधा कर देता है और इस डीएनए स्ट्रैंड को फोर्स करता है कि वो सीधी और अनकॉइल्ड रहे, यानी इसमें कोई भी ट्विस्ट और कॉइल मौजूद ना हो। नंबर 2 पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। इसे डीएनए बी प्रोटीन या मेल्टिंग एंजाइम भी कहा जाता है। ये पेरेंट डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स के साथ अटैच होता है, उनके साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है जो कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान मौजूद होते हैं। इन बॉन्ड्स के टूटने से दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा हो जाती हैं। नंबर 3 पे हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच होती है और फिर उन दोनों स्ट्रैंड्स को जिनके साथ ये अटैच हुई है उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो रेप्लिकेशन के दौरान दोबारा से रिकॉइल हो जाएं। मेनली हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन जो होती है ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को दोबारा से कॉइल नहीं होने देती। अब हम डायग्राम की मदद से इन तीनों एंजाइम्स के फंक्शंस को समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहली डायग्राम में डबल हेलिकल पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड दिखाई गई है जो कि आपस में उसकी दोनों स्ट्रैंड्स ट्विस्ट फॉर्म में है, वो कॉइल हुई हुई हैं। लेकिन जब गायरेज या हेलिकेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ अटैच होता है तो ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को स्ट्रेट कर देता है और उन्हें अनकॉइल करता है कि उन दोनों स्ट्रैंड्स में कोई भी कॉइल और कोई भी ट्विस्ट मौजूद नहीं होते। जैसे कि दूसरी डायग्राम में गायरेज और हेलिकेज एंजाइम अटैच है और इसने दोनों स्ट्रैंड्स को स्ट्रेट कर दिया है। इसके बाद डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन या मेल्टिंग एंजाइम के अटैच होने से पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिस जो होती हैं वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से ही आपस में अटैच होती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स खुलती जाती हैं और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की अटैचमेंट से ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा होती जाती हैं, तो इनके दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते जाते हैं, जिसके नतीजे में दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा होती जाती हैं। हमारे पास चौथी डायग्राम में जब हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन अटैच होती है तो ये प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच होती है, यानी इसे अटैचमेंट के लिए एक डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है और ये इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ अलग-अलग अटैच होती है, जिसके नतीजे में दोनों स्ट्रैंड्स अपनी सिंगल फॉर्म में होती हैं और इस तरह से ये इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा रखती हैं और उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान रिकॉइल हो जाए, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आपस में दोबारा ट्विस्ट बनाए या वो दोबारा से कॉइल हो जाएं। इस तरह से इन एंजाइम्स की एक्टिविटी से एक ओरिजिन साइट क्रिएटेड की जाती है जहां से रेप्लिकेशन बायोडायरेक्शनली स्टार्ट होती है।
स्टूडेंट्स, ऊपर वाली डायग्राम में इन तीनों इंजाइम्स को इकट्ठा काम करते हुए दिखाया गया है कि हेलिकेज इंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाउंड करता जाता है, उसे उसके ट्विस्ट को खोलता जाता है, जबकि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये सिंगल स्ट्रैंडेड दोनों डीएनए के साथ अटैच होती है और उनके दरमियान से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देती है। इसी तरह हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी दोनों स्ट्रैंड्स को रिकॉइल होने से रोकती है। नंबर 2 पर आरएनए प्राइमर तैयार होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है, यानी वो एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है, इसके प्रोसेस को तेज़ करता है। इस एंजाइम को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट की मौजूदगी की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो उस स्ट्रैंड को जो कि सिंथेसाइज होने जा रही है उसके लिए कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को कॉपी कर सके। इस एंजाइम को एक आरएनए सेगमेंट की भी ज़रूरत होती है, ताकि ये आरएनए सेगमेंट एक प्राइमर के तौर पे काम करे। आरएनए प्राइमर एक एंजाइम प्राइमरेज की एक्टिविटी से तैयार किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 5 से थर्ड डायरेक्शन में रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है। स्टूडेंट्स, डायग्राम में हमारे पास आरएनए प्राइमर 5 से थर्ड डायरेक्शन वाली स्ट्रैंड के साथ अटैच है। ये वो स्ट्रैंड है जो सिंथेसाइज होने लगी है, जबकि डीएनए टेम्पलेट और उस दूसरी स्ट्रैंड के साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी अटैच है। आरएनए प्राइमर रेप्लिकेशन की डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद डीएनए की सिंथेसिस होती है। तमाम डीएनए पॉलीमरेजेस को प्राइमर में एक फ्री थर्ड हाइड्रोक्सिल एंड की मौजूदगी की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन 5 से थर्ड डायरेक्शन में होती है, जो डीएनए की उस स्ट्रैंड के साथ होती है जो कि लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। यानी लीडिंग स्ट्रैंड में मुसलसल रेप्लिकेशन होती जाती है। दूसरी जानिब 3 से 5 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होती है लैगिंग स्ट्रैंड कहलाती है और इसमें डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है, यानी रेप्लिकेशन के छोटे छोटे पैचेस बनते हैं। इस स्ट्रैंड में कहीं पे रेप्लिकेशन होती है और कहीं पे खाली जगहें छोड़ दी जाती हैं। ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की मदद से फिल की जाती है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स प्राइमर के तौर पे काम करते हैं और ये डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड में फिट कर दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स मौजूद हैं। जैसे कि पहला प्राइमर है जो डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच हुआ है, इसके बाद दूसरा प्राइमर और फिर तीसरा प्राइमर। ये 3 ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं जो उन डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के नतीजे में होने वाली खाली जगहों में अटैच किए जाते हैं, ताकि वो वहाँ पे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में चेंज कर सकें। इसके अलावा हमारे पास डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी सीक्वेंस बतदरीज ATGC है और इसी तरह से ये इसकी सीक्वेंस जारी रहती है। जबकि डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस जो होती है ये TACG होती है। ये उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट सीक्वेंस रखती है। इसी तरह मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस भी दिखाई हुई है। जब डीएनए की सिंथेसिस का अमल होता है तो यहाँ पे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स के साथ अटैच है, आरएनए प्राइमर भी अटैच है, तो बेसिस जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये आती जाती हैं और कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करने के लिए अटैच होती जाती हैं। दूसरी जानिब जो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है उसमें रेप्लिकेशन के छोटे छोटे पैचेस बनते हैं और उसमें कुछ खाली जगहें भी छोड़ी हुई होती हैं जहाँ जहाँ पे आके प्राइमर अटैच होता है और ये प्राइमर फिर उन पैचेस को जोड़ता जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन की मेन डायग्राम है। हेलिकेज प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स की अटैचमेंट के बाद जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो जाती हैं और अनवाइंड होती हैं, तो वो स्ट्रैंड जो 5 से थर्ड डायरेक्शन में होती है उसके साथ प्राइमर अटैच हो जाता है और ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। इसमें कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती है, यानी मुसलसल रेप्लिकेशन होती जाती है। इसमें कोई भी खाली पैचेस नहीं बनते। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरी स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें हम देख सकते हैं कि आरएनए प्राइमर की अटैचमेंट के बाद उसमें रेप्लिकेशन के छोटे छोटे पैचेस बनते हैं और ये पैचेस फिर खाली नहीं छोड़े जाते बल्कि इन्हें फिल करना होता है। तो यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स अटैच किए जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे 3 तरह के ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स देखे थे, तो वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आकर इन खाली जगहों में लग जाते हैं, जहाँ पे फिर वो इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
यहाँ पे एक इंजाइम लाइगेज भी एक्ट करता है और ये इंजाइम इन पैचेस को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के बनाने से इन पैचेस में जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स अटैच किए जाते हैं उन्हें बाइंड करता है, उन्हें आपस में ज्वाइन कर देता है। जब ये पैचेस मुकम्मल हो जाते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड भी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन की तरह की ही दूसरी स्ट्रैंड बना देती है, यानी हमारे पास इस रेप्लिकेशन के नतीजे में डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हासिल हो जाएंगी। डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के मुकम्मल होने के बाद प्राइमर का काम ख़त्म हो जाता है, तो चौथे स्टेप में इसकी एक्सट्रूजन का अमल होता है, यानी इसे अब इस प्रोसेस से हटाने का वक़्त आ जाता है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है, ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के पास जो आरएनए प्राइमर होता है उसे रिमूव करने के लिए 3 तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं। नंबर 1, एक राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आता है जो इस प्राइमर को रिमूव कर देता है। नंबर 2, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर की जगह में डीऑक्सी राइबोटाइड्स ऐड करने से उसके दरमियान गैप्स को फिल कर देता है। फिर एंजाइम लाइगेज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है ताकि निक्स के दरमियान जो खाली जगहें बच गई हैं वो भी पूर्ण कर दी जाएं। इसके बाद हम रेप्लिकेशन में एंजाइम का रोल डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने किस्म के एंजाइम्स आते हैं और उनका रोल क्या होता है। रेप्लिकेशन एंजाइम्स की एक मखसूस तादाद से कैटालाइज की जाती है। ये एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेजेस कहलाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज हैं जिन्हें हम जानते हैं: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए लाइगेज। ये चौथा एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 एक निस्बतन छोटा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। ये डीएनए में मौजूद मिस्टेक्स जो बाय चांस हो जाती हैं उन्हें ख़त्म करता है कि जब मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच हो जाते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज 1 उन मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। इस तरह से ये एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी रखता है। ये बहुत ही हाई फिडेलिटी के साथ एरर रेट को एक बेस पेयर पर कम करता है, इतना कम के 10⁸% एरर रेट कम हो जाता है। ये एंजाइम 5 से 3rd डायरेक्शन में एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है। इस तरह से ये चेन के 5 एंड से शुरू होने वाले न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज भी कर सकता है। ये एक्टिविटी आरएनए प्राइमर को रिमूव करने में भी की रोल प्ले करती है, वो आरएनए प्राइमर जो रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड डीएनए को रिपेयर करने में अपना रोल प्ले करता है कि अगर डीएनए किसी वजह से डैमेज हो जाए, एंजाइम्स की एक्टिविटी से डीएनए में कोई चेंज पैदा हो जाए, तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड डीएनए की उस साइट को रिपेयर कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड असल ई कोलाई रिप्लिकेटिंग एंजाइम है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया को जो रिप्लिकेट करने वाला एंजाइम है वो असल एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो कि 10 गुना बड़ा होता है और अपनी साख्त में बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। ये 10 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है और एक डिमर होता है जो कि बैक्टीरियल डीएनए की रेप्लिकेशन के अमल को तेज़ करता है। पॉलीमरेज थर्ड बतदरीज आहिस्तगी से डीएनए पॉलीमरेज डीएनए में एंजाइम कम्प्लेक्स के ज़रिए से दाखिल होता है और 1 सेकंड में कुछ हज़ार न्यूक्लियोटाइड्स को तेज़ रफ्तारी से मूव करवाने का बायस बनता है। इसके बाद डीएनए लाइगेज जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को, जो कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहलाए जाते हैं, उन्हें आपस में इकट्ठा जोड़कर उनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाने का काम करता है ताकि जिस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के नतीजे में जो खाली जगहें बची हैं उन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को अटैच करके जोड़ दिया जाए। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप हमारे मुंतज़र मेहदी साइंस टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसे लाइक और शेयर भी करें। इंशाल्लाह हमारी ये वीडियोस आपको इम्तिहानात में 90% नंबर लेने में ज़रूर कामयाब करेंगी।